वेलकम टू सक्सेस प्लैनेट। आज मैं 9th क्लास का चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स में आपको हेल्थ पर ये एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एजुकेशन के बारे में बताया था कि एजुकेशन किस तरह से क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन और कंट्री की ग्रोथ में वर्क करती है। उसी तरह से आज मैं आपको हेल्थ के बारे में बताऊंगी कि हेल्थ किस तरह से वर्क करती है। तो सबसे पहले हम अगर हेल्थ को समझना चाहें तो हेल्थ की मीनिंग समझ लीजिए। हेल्थ मीन्स द फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल स्टेटस को बताती है हेल्थ। और नीड टू द गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ की ज़रूरत क्या है, ना हेल्दी होना चाहें हम, ना हेल्दी हो तो इसके लिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझिए कि जैसे कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वहाँ पर वर्क करने वाले लोग अगर पूरे टाइम या कुछ समय बीमार रहते हैं तो उससे उस कंपनी को लॉस होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी पर असर आता है, उस प्रोडक्टिविटी से उस कंपनी के ट्रेड पर असर आता है और आगे चल के कंट्री के ग्रोथ पर असर आता है। तो इस तरह से एक पर्सन की हेल्थ से लेकर पूरी कंट्री के ग्रोथ तक का ये जो सिचुएशन है पूरी वो निर्भर करती है। इसीलिए गुड हेल्थ की ज़रूरत होती है, ताकि जब इंसान हेल्दी रहेगा तो अच्छा वर्क करेगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी और जिसकी वजह से वो उसकी स्किल जो है वो उसके भी काम आएगी और कंट्री के भी काम आएगी। तो इस तरह से हमने गुड हेल्थ के बारे में जान लिया। अब हम समझे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ गुड हेल्थ, कि मतलब गुड हेल्थ का मीनिंग क्या होता है। हेल्थ इज़ एन indispensable basis for realizing one's well-being। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, ये नहीं कि हट्टा कट्टा और मोटा ताज़ा व्यक्ति हो तो वही सही माने में हेल्दी माना जाएगा, नहीं। अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति है और वो अपने सारे काम सही से कर पा रहा है, उसके बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है, तो इट मीन्स वो हेल्दी है। और हेल्दी है तो उसके ऊपर हेल्थ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। इसलिए अगर कोई व्यक्ति के अंदर कोई डिजीज़ेस पाई जा रही हैं, वो हेल्दी नहीं है, तो इट मीन्स कि उसकी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये इम्प्रूवमेंट जो है हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। ये हेल्थ इम्प्रूवमेंट जो होता है वो कंट्री की प्रायोरिटी पर निर्भर करता है, क्योंकि कंट्री की जो ग्रोथ होती है वो उस इंसान की और उसकी पॉपुलेशन की क्वालिटी को डिफ़ाइन करती है, प्लस उसकी ग्रोथ को भी आइडेंटिफाई करती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम कहें व्हाट हैव बीन डन टू अचीव दिस, इसको हम कैसे पा सकते हैं। इसको पाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे वर्क किए, जैसे कि 1951 से लेकर अभी तक की अगर हम पूरा ग्राफ देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। उसको आप देखिए, इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर, यानी कि लोगों तक हेल्थ केयर की एसेसिबिलिटी पहुंच हो सके, मतलब कोई भी व्यक्ति छूटा ना रह जाए और हर व्यक्ति तक हेल्थ केयर्स पहुंच सकें। फैमिली वेलफेयर का मतलब होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें हेल्दी होना चाहिए, या हेल्थ के प्रति वो कॉन्शियस हों कि कोई अगर उनके घर में कोई बच्चा है तो अगर उससे कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो वो इतने केयरफुल हों कि उसका पूरी तरह से इलाज करवा सके और उस डिजीज़ से उसकी बॉडी को मुक्त करा सके। एंड न्यूट्रिशियस सर्विसेज, तो यहाँ पर न्यूट्रिशियस सर्विसेज की बात उनके लिए की जा रही है जो हमारी कंट्री में अंडर प्रिविलेज सेगमेंट आता है। अंडर प्रिविलेज सेगमेंट का मतलब है कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग आते हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग होते हैं, उनको अंडर प्रिविलेज सेगमेंट कहा जाता है। तो उनको किस तरह से न्यूट्रिशियस सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आंगनबाड़ी, जैसे आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा कि आंगनबाड़ी सेंटर्स बना रखे हैं, जहाँ पर बहुत कम पैसे में और बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड मिल जाता है, जो आसानी से ये जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं उसको ले सकते हैं और अपने बच्चों को उस तरह के न्यूट्रिशन सर्विसेज दे सकते हैं। बाकी जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर के लोग हैं वो तो बहुत आसानी से अपने बच्चों को और अपने फैमिली के मेंबर्स को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गई। अब आप अपनी अगर बुक में एक चार्ट दिया हुआ है उसको देखेंगे तो उसके अनुसार आप देखेंगे CHC या SC
CHCs और PSCs। PSCs का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं, और CHCs होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जो लगभग कस्बों वगैरह में पाए जाते हैं। और सब सेंटर्स भी होते हैं जिन्हें SC कहा जाता है। ये 1951 में 7.25 थे, जो कि अब 2013 तक 1,81,000 तक पहुंच गए हैं। मतलब उनकी जो नंबर ऑफ CHCs और PSCs हैं वो इम्प्रूव कर गई हैं। अब अगर हम डिस्पेंसरीज़ और हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो 1951 में जहां 9,000 समथिंग थी, वहीं अब वो 19,000 समथिंग्स हो गए हैं। मतलब हॉस्पिटल्स लगभग 10,000 हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं। उसके अलावा उन हॉस्पिटल्स में अगर बेड्स की, यहाँ पर हम गवर्नमेंट हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर की बात नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट हेल्थ केयर्स में जो सेंटर्स हैं वहाँ पर बेड्स जो थे पहले जहाँ 1,17,000 समथिंग हुआ करते थे, वो अब लगभग 6,28,000 समथिंग होने लगे हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर्स जो पाए जाते हैं वो पहले 61,000 समथिंग हुआ करते थे, अब लगभग 9,18,000 तक डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा नर्सिंग पर्सनल, यानी कि जो रूरल एरियाज़ में जो जुड़े हुए नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, उनकी बात करें तो वो 18,000 समथिंग थे और अब लगभग 1,09,000 समथिंग हो गए। तो मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। ये तो मैंने आंकड़े आपको बुक में दी हुए चार्ट के अनुसार बताए। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपकी बुक में दिया हुआ है 2013 तक, ये बताया। इसके अलावा ये जो समय चल रहा कोरोना काल, इस टाइम पीरियड में तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, इसी को ज़्यादातर इम्प्रूव किया गया है ताकि इस कोरोना वायरस से लोगों की जान ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जा सके। इसके लिए लगभग पूरी कंट्री में हर स्टेट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो वो आंकड़े आप देख सकते हैं, मैंने नहीं यहाँ पे प्रोवाइड करा है, जो आपकी बुक में था वही मैं बता रही फ़िलहाल। आप नेट पे उसको सर्च कर सकते हैं कि इस समय कितने CHCs और PSCs या वहाँ पे कितने बेड्स पाए जाते हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स कितने लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ कितना लगा हुआ है। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस ईयर में आ गया है। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट ने इतना वर्क तो कर लिया, अब उसके आउटकम्स क्या मिले, मतलब क्या फ़ायदा मिला, तो उसके लिए फ़ायदे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सबसे पहले तो आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब समझ लीजिए कि ये क्या होती है। द एवरेज नंबर ऑफ ईयर विच अ पर्सन इज़ गोइंग टू लिव, मतलब वो नंबर ऑफ ईयर जिनमें इंसान जीता है, मतलब उसकी आयु सीमा जो होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है आयु सीमा, वो क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है लगभग 68.3 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें इंक्रीज़ आया है। पहले लोग डिजीज़ेस से जल्दी मर जाते थे या कम उम्र में ही मर जाते थे, अब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हो गई है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फ्रंट मॉर्टेलिटी रेट, ये है IMR। तो इसमें क्या हुआ है, IMR हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951 टू 34 इन 2013 या 2016 सॉरी। ठीक है, तो ये मॉर्टेलिटी रेट क्या है, मॉर्टेलिटी रेट होता है पर 1000 चिल्ड्रन में से 1 ईयर के अंडर में जो बच्चे मर जाते हैं वो कहलाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मतलब 1 साल की ड्यूरेशन में ही बच्चों की जो डेथ हो जाती है उसे कहा जाता है। तो वो क्या हुई है, वो डिक्रीज़ हुई है, वो डाउन हुई है। पहले 1951 में जहां 147 बच्चे, 1000 बच्चों में 147 बच्चे मर जाते थे, वहीं अब जाके अब 2016 तक के मैंने आपको नंबर बताए कि 34 ही हैं। 1000 में केवल 34 बच्चे ही मरते हैं। ये क्यों हुआ, ये जो आप लोग बच्चों में जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, वैक्सीनेशन होता है 1 ईयर तक के बच्चों में, हर दूसरे महीने तीसरे महीने आप लोग सुनते होंगे अपने घरों में कि वैक्सीनेशन हो रहा है, इंजेक्शन लगवाने जाना है, ये इसकी बढ़ोतरी की वजह से हुआ है। इसमें जो इंक्रीज़ हुआ है उसकी वजह से हुआ है कि जो 1 ईयर में बच्चों को किसी भी तरह से डिजीज़ेज़ हो जाती थी उनसे या इन्फेक्शंस हो जाते थे उनसे बचाया जा सकता है इन वैक्सीनेशंस के द्वारा। तो ये बढ़ गया। क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है कि जो बर्थ रेट है हैव ड्रॉप्ड टू
20.4 ये ड्रॉप हो गई, मतलब बर्थ रेट घट गया। अब आप सोचेंगे बर्थ रेट घट गया तो किस तरह से वो हो रहा है, नहीं, इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है। जहाँ पहले एक फैमिली में 4-5 बच्चे हुआ करते थे, वहीं फैमिली में अब 2 या 1 बच्चा ही होता है। तो ये जो पॉपुलेशन का कंट्रोल है ये बढ़ गया है, ताकि मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ पहुंचाई जा सके। फिर देखिए डेथ रेट डिक्रीज टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन। इसी टाइम पीरियड में जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हुआ है, मतलब लोग जो मरने वाले लोगों की, अब आप कहेंगे मरने वाले लोगों की संख्या नहीं होगी तो पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, नहीं, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर डेथ रेट में ये कहा जा रहा है कि जो डेथ रेट है वो कम हुआ है, कि डिजीज़ से मरने वाले लोगों की कमी आई है। अब लोग अपनी पूरी लाइफ जीकर ही मरते हैं, ठीक है। अब देखिए इंक्रीज इन लॉन्गिविटी, मतलब उनकी लाइफ जो है वो लंबी हो गई है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, इंश्योरिंग द न्यूट्रिशियस ऑफ बोथ मदर एंड चाइल्ड एंड चाइल्ड केयर, मतलब बच्चों और मदर की जो न्यूट्रिशन वाली है या इन्फेक्शन वाला जो वो है, वो सारे से उनको प्रोटेक्शन मिलने लगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उनकी लाइफ है उनकी क्वालिटी बढ़ गई है और अच्छी हो गई। अब यहाँ पर देखिए आउटकम्स क्या हैं, अब चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस का मतलब कि क्या अभी भी नहीं हो पाया है, उसमें देखिए देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव बीन दीज बेसिक फैसिलिटीज़। बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर अभी भी ये फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है, जैसे कि रूरल एरियाज़ बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। और दूसरी क्या है, ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस एंड 301 डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया में अगर देखा जाए तो डेंटल कॉलेजेस 301 है और मेडिकल कॉलेज 381 है। तो यहाँ पर अगर कहें कि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत है, लेकिन अगर हम अपने इंडिया की साइज़ और पॉपुलेशन की बात करें तो वो काफ़ी कम है, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो सबसे लास्ट और सबसे मेन जो चैलेंज है वो ये है, जस्ट 4 स्टेट्स, ओनली 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, इन्हीं जगहों पर सबसे ज़्यादा हैव बीन मोर नंबर ऑफ कॉलेजेस, यहीं पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस पाए जाते हैं और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर नहीं मिल पाते। तो इस तरह से और जो स्टेट्स के लोग पढ़ना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि वो दूसरे स्टेट्स में जाके एजुकेशन लें, वहाँ का खर्चा और ये सारी चीज़ें उठाएं। तो इस तरह से बहुत से लोग होते हैं कि रहने दो, नहीं जाना है, इस तरह से बहुत से लोग डॉक्टर्स नहीं बन पाते हैं, नर्सिंग की जो ली जाती है ट्रेनिंग वो नहीं ले पाते। इस तरह से मैंने आप लोगों को ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझा दिया कि इंडिया में क्या है, उसके अलावा क्या गवर्नमेंट ने क्या काम किए, उससे क्या आउटकम्स आए और उन आउटकम्स के साथ साथ क्या चैलेंजेस हैं अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के सामने, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिससे जो कंट्री की ग्रोथ है वो उस पर डिपेंड करती है। तो इस तरह से आई थिंक मुझे लगता है कि आपको मेरा एक एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछें और अगर आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।